अमीन किसे कहते हैं? अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत कहा जाता है। अमीन उस व्यक्ति को कहेंगे जो जमीन के किसी भी हिस्से की मापी कर किसी पैमाने पर नक्शा बना दे, उसे अमीन कहेंगे। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक किसी भूमि को माप कर पैमाने पर नक्शा बना दे, उसे अमीन कहते हैं। अमीन को अंग्रेजी में सर्वेयर कहा जाता है। हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं? अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। साथ ही हमें प्रशिक्षण के पश्चात एक डिग्री मिलती है जिसके आधार पर हमें बहुत सारे विभाग में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है, जिसमें प्रमुख विभाग इस प्रकार है: चकबंदी विभाग, कोसी प्रोजेक्ट, सिंचाई पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग। अनुबंध के आधार पर अनुमंडल अंचल अमीन के रूप में। किश्तवार किस दिशा से प्रारंभ करना चाहिए? किश्तवार हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा के कोने से प्रारंभ करनी चाहिए। किश्तवार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? किश्तवार करते समय अमीन को मुख्य रूप से पूरे गांव को एक यूनिट मानकर सभी खेतों की रेखांकन करनी चाहिए, क्योंकि सर्वे के समय जो अधिकार एवं अभिलेख तैयार किया जाता है उसी को बाद में रैयत एवं कब्जा का अधिकार माना जाता है। किश्तवार के समय सभी खेत के टुकड़े को मापकर उनका नक्शा बनाकर सभी खेतों के मेड़ों का सही माप एवं रेखांकन किया जाना चाहिए। अमीन का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या है? अमीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसे अनुभवी एवं दूरदर्शी होना चाहिए। किसी भी मसले को गंभीरता पूर्वक सुलझाना और उसे कभी भी क्रोधित या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अमीन को अपने स्वाभिमान को भी बरकरार रखना चाहिए। जब समाज में दो व्यक्तियों में भूमि विवाद से संबंधित आपस में झगड़ा होता है तो वे सर्वप्रथम अमीन के पास ही जाते हैं। अमीन को ऐसी स्थिति में सही ढंग से नापी करके दोनों व्यक्तियों को समझाकर झगड़े को समाप्त करना चाहिए। अमीन को कभी भी प्रलोभन में पड़कर गलत मापी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उनकी इज्जत, प्रतिष्ठा तथा चरित्र पर धब्बा लग जाता है, जिस कारण वे प्रभावहीन हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उनके निर्णय को नहीं मानते हैं। सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण, जांचना, परीक्षण करना। यह एक अंग्रेजी शब्द है। दूसरे शब्दों में सर्वे उसे कहते हैं जिसमें किसी भूखंड को सही सही मापी करके उनके मुख्य मुख्य चीजों को दर्शाया जाता है तथा उसका नक्शा तैयार किया जाता है, उसे सर्वे कहते हैं। खेत किसे कहते हैं? खेत वह क्षेत्र है जिस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ या अलग अलग कब्जा रखते हैं, जिसकी किस्म, जमीन, लगन और नवयत एक हो, उसे खेत कहते हैं। जमीन से संबंध रखने वाले रैयतों या किसानों के लिए अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं? अभी तक जमीन का सर्वे मुख्यतः 4 प्रकार से हुए हैं, जो निम्नलिखित है: थाकवश सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, रिविजनल सर्वे। थाकवश सर्वे, यह सर्वे सर्वप्रथम जमीन के रूपरेखा के अनुसार किया गया था।
इसमें किसी प्रकार से जमीन का माप जोख नहीं किया गया था। जमीन के रूपरेखा के अनुसार नक्शा बना दिया गया था। इस सर्वे में किसी भी पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रत्येक मौजा में सिर्फ एक नंबर दिया गया था जो आज के नक्शा में थाना नंबर कहलाता है, और वह थाना नंबर थाकवस सर्वे से ही चला आ रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे, इस सर्वे में जमीन की सही रूप से पैमाइश कर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया था। जहां आबादी घनी थी वहां 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया। इस सर्वे में मालिकों या रैयतों के लिए खेसरा तथा खतियान बनाया गया। रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, यह सर्वे ही सर्वे का सही बुनियाद माना जाता है। इस सर्वे में सही रूप से जमीन की मापी करके 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर पैमाइश किया गया था। उसके पश्चात मालिक तथा रैयतों का कागजात तैयार किया गया था। रिविजनल सर्वे, यह सर्वे 2011 ईस्वी में हुआ था, परंतु कुछ जगह बाकी भी रह गया है। रिविजनल सर्वे का अर्थ होता है कैडेस्ट्रल सर्वे का पुनः दोहराना। इस सर्वे का अर्थ होता है कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद आज तक जिस प्लॉट के कागजात में जो परिवर्तन हुए हैं उसका नक्शा और कागजात ठीक करके वर्तमान दशा के अनुसार नाप कर टुकड़ा कर दिया गया था। कई प्लॉट एक साथ मिल जाने पर उसे एक साथ ही कर दिया गया। थाकवस सर्वे किस समय हुआ था? 1761 ईस्वी में थाकवस सर्वे हुआ था। 1793 ईस्वी के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। रेवेन्यू सर्वे का कार्यकाल क्या है? रेवेन्यू सर्वे का कार्यकाल सन 1743 ईस्वी से 1846 ईस्वी है। कैडेस्ट्रल सर्वे कब आरंभ किया गया था और कब समाप्त हुआ? सन 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे का कार्य शुरू किया गया था, जबकि यह कार्य 1921 ईस्वी में समाप्त हुआ। सबसे पहले 1888 ईस्वी में यह सर्वे संथाल परगना में प्रारंभ हुआ था। सर्वे कितने वर्षों के अंतराल पर होना चाहिए? सर्वे 20-20 वर्ष के अंतराल पर होना चाहिए, क्योंकि इतने समय में जमीन का आकार प्रकार बदल जाते हैं। खरीद बिक्री होने से जमीन के मालिक भी बदल जाते हैं, इसलिए इतने वर्ष में जमीन का सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे के जन्मदाता कौन है? सर्वे के जन्मदाता शेरशाह का मंत्री टोडरमल को कहा जाता है। सर्वे कितने प्रकार से किया जाता है? सर्वे 5 प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें चैन सर्वे का काम सबसे आसान होता है। सर्वे के 5 प्रकार निम्नांकित है: चैन सर्वे, प्लान सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, प्रीमेटिक कंपास सर्वे, लेवलिंग सर्वे। सर्वे की क्यों जरूरत हुई, इस पर प्रकाश डालें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले प्रत्येक वर्ष जमीन की अस्थायी बंदोबस्ती की जाती थी, जिसमें रैयतों को काफी परेशानी होती थी। जमीन जोतने वाले पैसा खर्च करके जमीन को उपजाऊ नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्हें भय बना रहता था कि अगली बंदोबस्ती में कहीं वह जमीन दूसरे रैयत के कब्जे में नहीं चली जाए, यह जमीन की उपज बढ़ जाने से उसका लगान न बढ़ जाए, तथा कर्मचारी को लगान वसूल करने में यह पता नहीं चल पाता था कि किस जमीन का लगान वसूल हुआ तथा किसका लगान नहीं मिला और वह जमीन कहाँ पर है। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए सर्वे की जरूरत हुई। सर्वे करते समय मुरब्बा और मुस्तकिल क्यों बनाया जाता है?
सर्वे करते समय मुरब्बा और मुस्तकिल इसलिए बनाया जाता है कि मुस्तकिल एक निश्चित स्थान होता है जो गत सर्वे से आज तक सही स्थान या सही रूपरेखा पर बना रहता है। मुरब्बा का आधार मुस्तकिल ही होता है। मुस्तकिल बन जाने के पश्चात अमीन एक मुस्तकिल के दूसरे मुस्तकिल से जमीन पर लाइन चलाकर जोड़ते हैं। यदि जमीन पर चलाई गई दोनों मुस्तकिल की दूरी नक्शे से सही मिल जाती है तो कायम किए गए मुस्तकिलों के द्वारा मुरब्बा का कार्य बढ़ाया जाता है। मुरब्बा लाइन के अंदर नियमानुसार दाहला पंजा कायम कर दूरी बांट दी जाती है तथा पुराने कटान की दूरी उसी अंतर से मिलती है तो मुस्तकिल को ठीक समझना चाहिए। यदि दो मुस्तकिलों की स्केल पर चलाई गई दूरी नक्शे से बिल्कुल नहीं मिलती है और कथनों की दूरी भी सही नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कि मुस्तकिल ठीक नहीं है। तब इस स्थिति में दूसरा मुस्तकिल बनाना होगा। इसलिए सर्वे करते समय मुस्तकिल और मुरब्बा बनाया जाता है। बंगाल बिहार उड़ीसा एक्ट के माध्यम से कृषकों को प्राप्त किन्हीं 5 मुख्य अधिकार दिए हैं जो निम्नलिखित है। किसान अपनी भूमि में मकान, तालाब, बगीचा जो चाहे वे बना सकते हैं। दूसरा, किसान अपनी भूमि को दान और इनाम में दे सकते हैं। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी भूमि को बंधक रख सकते हैं। चौथा, किसान अपनी जमीन को दूसरे किसान से अदला बदली कर सकते हैं। पांचवा, किसान अपनी भूमि को खरीद या बेच सकते हैं। इसमें सरकार या जमींदार की ओर से कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। कौन सा चिन्ह नक्शों पर दिए जाते हैं किंतु सरजमीन पर नहीं? निम्नलिखित चिन्ह सिर्फ नक्शे पर दिए जाते हैं वे प्रमुख है। तोखा लाइन, उत्तर लाइन, गांव को घेरने वाली बिंदु, रास्ता के बीच वाली डॉट लाइन, पैन, नदी, परती कदीम, परती जदीद, चारागाह, शमशान आदि। सर्वे से संबंधित लाइनों का नाम लिखें। सर्वे से संबंधित लाइनों के नाम निम्नलिखित है। टावर्स लाइन, बाउंड्री लाइन, मुरब्बा लाइन, सिकमी लाइन, पेटा लाइन, तोखा लाइन, मार्जिन लाइन, टाई लाइन, दाखिली लाइन, खारजी लाइन, ऑफसेट लाइन, ठोकर लाइन तथा परताल लाइन आदि। सरकार बार बार सर्वे क्यों कराती है? चूंकि कुछ वर्षों के उपरांत जमीन का आकार बदल जाता है, उसके कब्जेदार बदल जाते हैं। कुछ पुराने कब्जेदार जो पहले लगन समय समय पर जमा करते थे वे गुजर जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन जमीन किसके अधिकार में है एवं किसका लगन जमा नहीं हो रहा है। यह जानने के लिए नए किस्तकार के नाम से खतियान बनाने के लिए एवं लगन वसूल करने के लिए सरकार बार बार सर्वे कराते रहती है। दो नक्शा के बीच की दूरी का क्या महत्व है? दो नक्शा के बीच में अगर कुछ दूरी है तो यह समझना चाहिए कि यह दूरी को मापी करके उसे दो भागों में बांटकर दोनों मौजे में विभाजित कर देना चाहिए। यह दूरी मार्जिन दोनों मौजे और गांवों के लिए है, अर्थात उस दूरी को मापी करके उसे दोनों भागों में बांटकर दोनों मौजे में विभाजित कर देना चाहिए और इस दूरी को सिमोने के जमीन में जोड़कर क्षेत्रफल मान लेना चाहिए। परंतु इस क्षेत्रफल को कागजातों में बिना सर्वे पदाधिकारी के अनुमति के बिना नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे मौजे में उतना जमीन कम हो रहा है। दाखिल
खारिज क्या है? दाखिल का अर्थ होता है किसी के अधिकार में आना और खारिज का अर्थ होता है किसी के अधिकार को समाप्त कर देना। जब कोई किसान किसी दूसरे किसानों से कुछ जमीन केवाला, बख्शीनामा, उपहार या अन्य प्रकार से प्राप्त करता है तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के नाम को हटाकर उसके जमाबंदी से उतनी जमीन हटाकर नए केवालेदार के नाम से उसके पुराने जमाबंदी में जोड़ दिया जाता है या नए खाता खोलकर नए केवालेदार के नाम से लगान जमा किया जाता है। दूसरे शब्दों में पुराने कब्जेदार के नाम, पता एवं अधिकार को हटाकर सरकार के रजिस्टर में नए कब्जेदार का नाम, पता एवं अधिकार का ब्यौरा लिखने को दाखिल खारिज कहते हैं। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद केवाला निकालकर अंचलाधिकारी के पास हल्का कर्मचारी के माध्यम से अपने अधिकार में जमीन को लाने के लिए आवेदन दिया जाता है। इस आवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी खातेदार व्यक्ति का जमींदारी रजिस्टर से काट कर जिस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज हो रहा है उसी के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। दाखिल खारिज हो जाने के बाद हल्का कर्मचारी उस किसान के जमीन का रसीद काटने का आदेश दे दिया जाता है। बेबुल वफा क्या है? यदि कोई किसान अपनी जमीन किसी दूसरे किसान से कुछ रुपया लेकर कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्री करता है और रजिस्ट्री के कागजात में यह लिखता है कि यह रुपया कुछ वर्षों के अंदर वापस कर देंगे, यदि किसी कारणवश हम रुपया वापस नहीं कर सके तो हमारी यह जमीन हमेशा के लिए इतने ही रुपये में आपकी हो जाएगी और इससे मेरे और मेरे परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं होगा, तो सरकार के ऐसे नियम को बेबुल वफा, कट केवाल, सप्तियों के केवाला भी कहा जाता है। सर्वे में काम आने वाले औजारों का विवरण है। सर्वे में काम आने वाले यंत्र निम्नलिखित है: जरीब, सूजा 10 पीस, झंडा 5 पीस, लट्ठा 2 पीस, राइट एंगल, स्केल, परकाल, कंघी, टॉक, पटरी, कुदाल, गुनिया। किश्तवार किसे कहते हैं? सरजमीन के अनुसार मापी कर नक्शा तैयार करने को किश्तवार कहते हैं। जरीब कितने प्रकार के होते हैं? जरीब 5 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है: गंटरी जरीब 22 गज, शाहजहानी जरीब 55 गज, फर्रुखाबादी जरीब 52.5 गज, सहारनपुरी जरीब 49.5 गज, फतेहपुरी जरीब 44 गज। गंटरी जरीब सभी जरीबों से छोटी एवं कार्य करने में सबसे सुविधाजनक है, इसी कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। सर्वे में भी इसी जरीब का उपयोग होता है। गंटरी जरीब नाम क्यों पड़ा? गंटर नामक अधिकारी अंग्रेजों के शासनकाल में उच्च पदाधिकारी थे जो कि बनारस में पदस्थापित थे। उन्होंने ही इस जरीब का आविष्कार कर मापी कार्य आरंभ किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम से इस जरीब का नाम गंटरी पड़ा। इस जरीब के एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। इसमें 2 या 3 अंगूठियों पर जरीब की कड़ियां जुड़ी रहती है, इससे समेटने में भी आसानी होती है। किश्तवार के प्रमुख यंत्र क्या क्या है, सभी का वर्णन करें। किश्तवार के समय अमीन को निम्नलिखित यंत्रों की आवश्यकता होती है:
गंटरी जरीब, यह लोहे का बना होता है जिसमें पीतल के बने दोनों छोर पर मुठ या हैंडल होते हैं। दोनों हैंडल के बीच में 100 कड़ियां होती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। यह जरीब 22 गज या 66 फीट या 44 हाथ तथा मीटर में इस जरीब की लंबाई 20 मीटर होती है। इसमें 9 फुलियां होती है, जैसे 10 कड़ी पर 1 नोक वाली और 20 पर 2 और 30 पर 3, 40 कड़ी पर 4 तथा 50 कड़ी पर गोल फुलियां होती है। पुनः 60 कड़ी पर 4 और 70 पर 3, 80 पर 2 और 90 कड़ी पर 1 फुलिया रहता। अतः जरीब चलाते समय ध्यान रखा जाता है कि 50 कड़ी पर गोल फुलिया आगे है या फिर पीछे, मापी में गलती न हो। गुनिया, गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी हाथी दांत कच कढ़ाई या पीतल की बनी होती है। गुनिया 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 10 जरीब के बराबर होता है। गुनिया के मध्य भाग में एक रेखा होती है जो गुनिया को 2 भागों में बांटता है। इसके द्वारा नक्शे पर समकोण बनता है। इससे 10 जरीब की मापी की जाती है। इस प्रकार गुनिया 10 भागों में बांटा होता है। प्रत्येक भाग एक जरीब का होता है, अर्थात 100 कड़ी का होता है। एक भाग में 5 खंड होते हैं जो 20-20 कड़ी के होते हैं। दूसरी तरफ 10 भागों में बटा रहता है जो 10-10 कड़ी के होते हैं। इसका उपयोग भूमापन में अमीन तथा अभियंता करते हैं। परकाल, परकाल लोहे या पीतल का बना होता है जिसे अंग्रेजी में डिवाइडर कहते हैं। इसमें 2 टांगे होती है। दोनों टांगे में एक नोकदार सुई लगी होती है जिसकी लंबाई 6 इंच तक होती है। इसका उपयोग नक्शे पर रखकर प्लॉट की लंबाई चौड़ाई निकालने में किया जाता है। राइट एंगल, यह पीतल या लोहे का बना होता है। इस यंत्र की बनावट चौड़ाई में आगे की ओर अधिक और पीछे की ओर से कम होती है। ऊंचाई में आगे पीछे बराबर रहती है। इसके अंदर 45 डिग्री का खोखला बना होता है। इसके दोनों तरफ आमने सामने भाग में शीशा लगा रहता है। ऊपर के आधे भाग में दोनों तरफ छिद्र होता है जिससे झंडी देखने का काम लिया जाता है। उसके नीचे हाथ से पकड़ने के लिए हैंडल लगा रहता है। इसमें दाहिने और बाएं आयताकार बने छिद्र के नीचे दोनों ओर पेच से शीशा लगा रहता है। इससे जमीन पर समकोण बनाया जाता है। टाक, टाक शीशा या कचकढ़े या प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन प्रायः यह शीशा का ही बना होता है। इसमें लंबाई के तरफ 20 घर होते हैं जबकि चौड़ाई के तरफ 15 घर होते हैं। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है। इसके प्रत्येक घर की लंबाई चौड़ाई समान होती है। इसका प्रत्येक घर 10 डिसमिल का होता है। इसका उपयोग नक्शे पर रखकर डिसमिल निकालने का काम होता है। यह पारदर्शी होता है। पटरी, यह काठ की 12 इंच लंबी बनी होती है जिसके द्वारा सीधी लाइन खींची जाती है। एक तरफ 1 इंच के 12 खाने तथा दूसरी तरफ सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के खाने बने होते हैं। एडम कॉम, कंघी, यह लोहे या पीतल की बनी होती है। इसमें 30 जरीब की माप की जाती है। 30 जरीब को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसके तीसरे भाग को 10 बराबर भाग में बांटा गया है। इसका प्रत्येक भाग का मान 1 जरीब होता है। 1 जरीब को भी 5 बराबर भागों में बांटा गया है जिसमें प्रत्येक हिस्सा 20 कड़ी का होता है जो
2 डिसमिल के बराबर होता है। कंघी में कुल 35 धागे लगे होते हैं। प्रत्येक धागे के बीच की दूरी 1 जरीब यानी 100 कड़ी होता है, जिसका मान 10 डिसमिल के बराबर होता है। कंघी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना होता है। इससे 3 एकड़ तक जमीन की मापी की जाती है। इससे टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा निकाला जाता है। झंडी, इसमें सफेद या काला रंग मिला रहता है। इसके द्वारा सीधी लाइन चलाई जाती है। मापी करते समय किसी मुस्तकिल के स्थान पर झंडी गाड़कर जरीब उसी के आधार पर चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी ज्ञात किया जाता है। लग्घी या लट्ठा, लग्घी बांस का सीधा टुकड़ा होता है जो गंटरी जरीब से 10 कड़ी या 20 कड़ी के बराबर लंबा होता है। इसमें प्रत्येक कड़ी पर निशान बने रहते हैं। इसके दोनों छोरों पर पीतल या लोहे की कवर लगा रहता है, जिससे उसका सिरा हमेशा शुद्ध रहता है। इससे छोटी दूरी नापी जाती है। खागा, खागा कागज एक पारदर्शी कागज होता है जिसका उपयोग नक्शा बनाने में किया जाता है। अमीन खागा कागज जो सादे कागज का बना होता है, इस पर फर्जी नक्शा तैयार करते हैं। इस पर पैमाइश के समय टावर्स लाइन, मुरब्बा लाइन, पेटा लाइन, सिकमी लाइन तथा कटान को अंकों में लिखा जाता है। इसके द्वारा पैमाइश में सुविधा होती है। इसे नजरी नक्शा भी कहते हैं। डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल लोहे या पीतल का बना होता है। इससे 30 जरीब यानी 3 एकड़ की मापी की जाती है। यह 5 भागों में बटा होता है। एक भाग में 10 जरीब होता है। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनाया जाता है। इसमें 0 से 1 घर जाने पर 10 कड़ी, दूसरी घर जाने पर 20 कड़ी, तीसरी घर जाने पर 30 कड़ी, चौथी घर जाने पर 40 कड़ी, 5वीं घर जाने पर 50 कड़ी, 6ठी घर जाने पर 60 कड़ी, 7वीं घर जाने पर 70 कड़ी, 8वीं घर जाने पर 80 कड़ी और 9वीं घर जाने पर 90 कड़ी, 10वीं घर जाने पर 1 जरीब यानी 100 कड़ी बताता है। गुनिया नहीं रहने पर डायगोनल स्केल से भी पैमाइश किया जा सकता है। तिपाई, तिपाई लकड़ी का बना होता है। इसमें 3 पैर होता है। तीनों पैरों को मिलाने हेतु लोहे या पीतल के छड़ चकती लगी रहती है। इसके बीच में काठ या लोहे की सुराखदार चीज लगी रहती है। पेच के द्वारा कसकर तख्त तिपाई को इकट्ठा किया जाता है। पेच को बाएं घुमाने से यह बंद होता है जबकि दाएं घुमाने से खुलता है। तिपाई के प्रत्येक भाग में छिद्र बनी होती है जिसमें एक तिकोना लकड़ी का टुकड़ा लगाकर स्क्रू से कस दिया जाता है। इसी टुकड़े पर तख्ता रखा जाता है। तख्ता, तख्ता हल्की लकड़ी का समतल आकार का बना रहता है। तख्ता मुख्यतः देवदार या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। इसकी लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 18 इंच जबकि मोटाई 1 इंच होती है। नर्म होने के कारण इस पर नक्शा चिपकाने हेतु पिन गाड़ने में आसानी होती है। सूजा, सूजा 1.5 या 2 इंच लंबा लोहे का होता है। यह ऊपर गोलाकार तथा नीचे नोक वाला होता है। इसका इस्तेमाल मापी के समय जरीब की गणना में किया जाता है। अमीन अपने पास डायरी क्यों रखता है? अमीन अपने पास एक डायरी इसलिए रखता है जिसमें दिन भर प्लॉट पर किए गए कार्यों का विवरण लिखता है एवं रात को अपने आवास पर डायरी के माध्यम से उसका ब्यौरा तैयार करता है। अगर अमीन अपने पास डायरी नहीं रखे तो प्लॉट पर किए गए कार्य पूरा याद नहीं रहेगी
और अगले दिन किसान को जमीन का नक्शा बनाकर खेसरा खाता चौहद्दी सहित देने में गलती हो सकती है। डायरी रखने का एक कारण यह भी है कि अमीन महीने में 2 बार इंस्पेक्टर के द्वारा अपने उच्च पदाधिकारियों को डायरी भेजते हैं। नक्शा क्या है? नक्शा सत्यापित कागज होता है जिसमें मौजा के अंतर्गत कुल जमीन का रकबा का मानचित्र बना रहता है। नक्शे के कोने में नॉर्थ लाइन तथा मौजा का मशहूर नाम तथा नंबर, जिला रजिस्ट्री ऑफिस, नक्शा बनाने की ईस्वी आदि लिखा रहता है। नक्शे के नीचे दाहिने कोने पर डायगोनल स्केल बना होता है जिस पर 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना लिखा रहता है। सर्वे के संबंध में काम आने वाले निशानों का वर्णन कीजिए और नक्शे पर दर्शाए गए चिन्ह कौन कौन है? मुस्तकिल। मुस्तकिल वह निशान है जो पिछले सर्वे से आज तक उसी स्थान पर उसी रूप में स्थिर हो, तो उस मुस्तकिल निशान निम्नलिखित स्थानों में कायम रहना चाहिए, जैसे 3 सिवानी पत्थर, 4 सिवानी पत्थर, 3 मेड़ा, पक्का कुआं तथा वृक्ष। मुस्तकिल हमेशा आबाद जमीन में ही बनवाना चाहिए। परती और आबाद गैर मजरूआ जमीन में मुस्तकिल नहीं बनवाना चाहिए। चंदा। चंदा गोल आकार का बना हुआ वह निशान होता है जिस पर 2 सरहद की सीमा, टावर्स या मुरब्बा की लाइनें जहां पर आपस में मिले, चैन लाइन के आरंभ में और अंत में दोनों ओर सरजमीन पर झंडी गाड़ी जाती है और उस स्थान पर मिट्टी भर के ऊंचा कर देते हैं ताकि जब भी इंस्पेक्टर जांच करना चाहे तो जांच कर सकते हैं। तूदा या टीला। तूदा को मिट्टी का ढेर भी कहा जाता है। बंदोबस्ती के समय सीमा टेढ़ा या झुका होने पर इसे बनाया जाता है। कभी कभी इसके जरिए मापी भी किया जाता है। बम्बा। नक्शे पर जब कोई मुस्तकिल का पता नहीं चलता है तो अमीन नक्शे पर 2 मौजे के बीच पर या 3 सीमानी पर बम्बा गाड़ दिया जाता है। बम्बा के सहारे पैमाइश करने में सुविधा होती है। बम्बा व्यास 60 कड़ी का होता है। 3 सीमानी ग्राम में जाकर जब हम पैमाइश करते हैं तो 6 कड़ी लंब वाली नक्शे पर हमें 3 सीमानी मिलता है। यह समबाहु त्रिभुज प्लॉट पर न मिले तो 3 कोनों का पत्थर मापी करके गाड़ दिया जाता है। यह भी नापी के लिए सबसे अच्छा मुस्तकिल माना जाता है। अगर पुराना सर्वे में ग्रामीणों ने पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया है तो सर्वे करने के समय नापी करके 3 सीमानी बनाकर गाड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जहां पर आपस में एक ही स्थान पर 3 गांवों की सीमा आकर मिले उसे 3 सीमानी कहा जाता है। तोखा लाइन। तोखा लाइन वह लाइन है जो 3 सीमानी से एक जरीब हटकर सीमा का रूप लेते हुए 5 जरीब की एक सीधी लाइन खींची जाती है। 3 सीमानी पर एक तोखा लाइन जबकि 4 सीमानी के दोनों ओर तोखा लाइन होती है। सीमेड़ा या 3 मेड़ा। जब अमीन ग्राम में मापी करने जाता है तो प्लॉट पर तथा नक्शे पर 3 लाइन अर्थात तिमेड़ा आकार एक स्थान पर मिलते हैं, उसे भी मुस्तकिल माना जाता है। चौमेड़ा। जब नक्शा और सरजमीन पर और खेत की लाइन एक मेड़ पर मिलते हैं उसे चौमेड़ा कहा जाता है। इसे भी मुस्तकिल बनाकर मापी किया जाता है। पंजा। जब मापी करते समय अमीन जरीब से मापी करते हैं तो हर एक 5 जरीब पूरा होने पर सरजमीन पर एक लंबा आकार बनाकर खोद कर पंजा का निशान दिया जाता है। पंजा का चिन्ह माइनस। दहला। मापी करते समय जब
10 जरीब पूरा होने पर सरजमीन पर जो निशान दिया जाता है उसे दाहला कहते हैं। कटाव लाइन, जब दो मोड़ एक कोण पर काटकर प्लॉट का घेरा समाप्त करे तो उसे कोण पर चिन्ह खोद दिया जाता है और नक्शे पर दोनों तरफ से मिला दिया जाता है। सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन के अंदर मापी करने या मुरब्बा को टुकड़ा करने के लिए जो लाइन एक मुरब्बा से दूसरे मुरब्बा तक 3 जरीब तक खींची जाती है उसे सिकमी लाइन कहते हैं। मुरब्बा लाइन, मुरब्बा लाइन वह लाइन है जो पैमाइश करते समय अमीन अपनी सुविधा अनुसार टावर्स लाइन के अंदर 7 जरीब से 12 जरीब तक मौजे को टुकड़ों में बांटने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। मुरब्बा लाइन के द्वारा जो टुकड़ा होता है उसे मुरब्बा कहते हैं। टावर्स लाइन, यह लाइन मौजे को सीमाबद्ध करने के लिए जमीन में खोदी जाती है। इसके अतिरिक्त यह लाइन मौजे के सीमान का नक्शा बनाने तथा फील्ड बुक उठाने हेतु बाहर से 22 जरीब तथा अंदर से 11 जरीब पर एक बम्बा से दूसरे बम्बा तक, एक बम्बा से 3 सिवानी तक, 3 सिवानी से दूसरे बम्बा तक खींची जाती है। इसे टावर्स लाइन कहते हैं। मार्जिन लाइन, जिस बड़े पैमाने का नक्शा एक शीट में नहीं बन सकता उसके लिए कई शीटों की आवश्यकता पड़ती है। उन शीटों को अलग करने या मिलाने वाली लाइन को मार्जिन लाइन कहा जाता है। बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन वह लाइन है जो एक 3 सिवानी से दूसरे, तीसरे, चौथे 3 सिवानी तक मिले और इसके बीच जो कटान खींची जाती है उसे बाउंड्री लाइन कहते हैं। पेटा लाइन, इसे पर्दा लाइन भी कहा जाता है। किसी मौजे के एक सीमा से दूसरे सीमा तक मुरब्बा लाइन तलाशी के सुविधा हेतु जो लाइन खींची जाती है उसे पेटा लाइन कहते हैं। सर्कट या आसमानी लाइन, जहां एक मुस्तकिल से दूसरी मुस्तकिल दिखाई नहीं देता है तो किसी ऊंचे वृक्ष पर झंडी बांधकर उसी के द्वारा पैमाइश की जाती है उसे सर्कट लाइन या आसमानी लाइन कहते हैं। ओतर लाइन, यह लाइन 3-3 जरीब पर एक कोण से दूसरे कोण तक यानी तिरछी लाइन मुरब्बा लाइन के अंदर चलाकर मापी जाती है। दाखिल लाइन, मापी के समय जो कटान बनाया जाता है उसे दाखिल लाइन कहते हैं। वापसी लाइन, यह वह लाइन है जो किसी भी जरीब के नीचे बाएं दाएं से जाए तो मुस्तकिल के सहारे मापी की सुविधा के लिए आगे लाइन बढ़ाकर जो नापी की जाती है उसे वापसी लाइन कहते हैं। कैंची लाइन, कैंची लाइन उसे कहते हैं जो टावर्स लाइन के बाहर 2 जरीब से अधिक जमीन छूटने पर टावर्स लाइन पर 2 कटाव के जरिए एक तीसरे स्थान कायम कर उससे मिलाकर जो लाइन चलाई जाती है उसे कैंची लाइन कहते हैं। खारजी लाइन, खारजी लाइन उसे कहते हैं जो लाइन किसी मेड़ के एक कोण से आगे की ओर जाए उसे खारजी लाइन कहते हैं। नॉर्थ लाइन, यह नक्शे के हाशिए पर उत्तर दक्षिण दर्शाते हुए बनाया जाता है जिसे नॉर्थ लाइन कहा जाता है। टाई लाइन, किसी टावर्स लाइन के प्रारंभिक एवं अंतिम लाइन सरजमीन पर और नक्शे पर से पूरा मिल जाए उसे लाइन को टाई लाइन कहते हैं। गोदा लाइन, जब सरजमीन पर अमीन मापी करता है तो गोदा कायम करना पड़ता है। अमीन खास स्थान पर आवश्यकता अनुसार 1 फीट व्यास का गड्ढा बना देता है तो इसे गोदा लाइन कहते हैं। गोदा लाइन मुरब्बा या सिकमी लाइन के दोनों तरफ खोद कर दिखाया जाता है। चेक या पड़ताल लाइन, यह लाइन मुरब्बा के अंदर की मापी को चेक करने हेतु एक कोण से दूसरे कोण तक खींची जाती है उसे चेक लाइन कहते हैं। खानापुरी किसे कहते हैं?
खाना पूरी का अर्थ होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, अर्थात किश्तवार के बाद जब खाना पूरी शुरू होता है तो जमीन से संबंधित सारी बातों की जानकारी लिखी जाती है कि कौन जमीन पहले किसका था, आज किसका है, किसने किस आधार पर कब कहाँ कितने रुपये में किसके समक्ष कितना जमीन प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में किश्तवार के नक्शे में खाना पूरी एक नंबर से शुरू करते हुए पूरे मौजे के सभी प्लॉटों में नंबर देने को खाना पूरी कहा जाता है। खाना पूरी किस दिशा से आरंभ तथा किस दिशा की ओर समाप्त किया जाता है। सर्वे के सभी चरण, चाहे किश्तवार हो या खाना पूरी हो या बुझारत, ये सभी की आरंभ करने की दिशा उत्तर पश्चिम कोने से दक्षिण पूर्व दिशा में समाप्त किया जाता है। खाना पूरी करते समय अमीन के पास कितने रजिस्टर होते हैं और इनमें क्या दर्ज होता है। खाना पूरी करते समय अमीन के पास मुख्य रूप से 2 रजिस्टर होते हैं, नया रजिस्टर और पुराना रजिस्टर। नया रजिस्टर, अमीन अपने पास एक नया रजिस्टर रखता है जो बिल्कुल ही सादा परंतु बंदोबस्त कार्यालय द्वारा अभिप्रमाणित होता है। इस रजिस्टर में अमीन प्रत्येक प्लॉट का ब्यौरा लिखते हैं कि आज यह जमीन किस व्यक्ति का है, यह किस प्रकार की जमीन है, जमीन का खेसरा, खाता, रकबा, किस्म, लगन, नवैयत आदि का जिक्र किया जाता है। पुराना रजिस्टर, पिछला सर्वे के समय जो रजिस्टर तैयार किया गया था उस रजिस्टर की वसूल प्रति अमीन अपने पास रखते हैं, जिसकी मदद से खाना पूरी करने में सहूलियत होती है। इससे यह पता आसानी से चल जाता है कि आज जो जमीन अमुक व्यक्ति का है वही जमीन पिछले सर्वे में किस व्यक्ति का था। पुराने रजिस्टर के आधार पर नए रजिस्टर का निर्माण होता है। खतियान में कुल कितने खाने होते हैं। खतियान में कुल 21 खाने होते हैं, जिसमें 10 खाने का उपयोग अधिक किया जाता है। कॉलम 1 में खेसरा लिखा जाता है, कॉलम 2 में भूस्वामी का पूरा पता लिखा जाता है, कॉलम 3 में पृष्ठ संख्या अंकित होता है, कॉलम 4 में जमीन की किस्म लिखा जाता है और कॉलम 5 में जमीन के लगान देने वाले रैयत का नाम तथा संयुक्त हिस्सेदारी का नाम लिखा रहता है। कॉलम 6 में भूस्वामी के सारे उत्तराधिकारी का नाम लिखा जाता है। कॉलम 7 में जमीन का रकबा लिखा जाता है। कॉलम 8 में भूस्वामी के द्वारा जमीन पर लगाए गए वृक्ष का जिक्र रहता है। कॉलम 9 में लगान के बदले दिए जाने वाले फसल का जिक्र होता है। कॉलम नंबर 10 में गैर मजरूआ जमीन का रकबा डिसमिल में लिखा रहता है। खाना पूरी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। खाना पूरी करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खाना पूरी करते समय नंबर का सिरा उत्तर में रहना चाहिए। अगर नंबर के लिए जगह न हो तो उसे पश्चिम में रखा जा सकता है। नंबर देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। नंबर भुजा के बल से देना चाहिए, कोण के बल से नंबर नहीं देना चाहिए। अगर कोई प्लॉट इतना छोटा हो तो उसमें उसका नंबर न अट सके तो उसमें बिंदु का चिन्ह देकर दूसरे प्लॉट में उस प्लॉट का नंबर देकर बिंदु चिन्ह उसमें भी देना चाहिए, जैसा कि उस छोटे प्लॉट में दिया गया है। छूटे हुए प्लॉट में बटा नंबर दे दिया जाएगा, उसके लिए हाशिए पर लिखा जाएगा, पर नक्शे पर नंबर बटा का चिन्ह दे दिया जाएगा। जो प्लॉट 2 हिस्से में बट गया हो तो जिस सीट में बड़ा टुकड़ा होगा नंबर उसी में दिया जाएगा। रेलवे लाइन, सड़क, नदी, रास्ता, नाला, जंगल, आहार तथा बड़ा प्लॉट पड़ने पर अगर नंबर कुदान पर पड़ता हो तो वह नंबर कुदान नहीं माना जाएगा। किसी खेसरा का क्षेत्रफल खाना पूरी करते समय 3 अमीन मिलकर निकाले हैं। तीनों अमीन का निकाला
हुआ रकबा जोड़कर उसमें भाग देकर औसत क्षेत्रफल निकाला जाता है और इसे खतियान में क्षेत्रफल नोट कर दिया जाता है कि खेत का रकबा अगर 1 धूर हो तो उसे लिखने के बाद आधा से अधिक यानी 1/2 धूर अधिक आए पर उसे 1 धूर माना जाता है, जबकि आधा से कम आने पर उसे छोड़ दिया जाता है। अमीन को खाना पूरी करते समय अपने पास पूर्व सर्वे का पुराना नक्शा रखना चाहिए। इसमें अगर किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी का पता नहीं चले तो वंशावली या कुर्सीनामा बनवाना चाहिए। खाना पूरी करते समय शिकमी रैयत वाले खतियान के कॉलम नंबर में सभी व्यक्ति का नाम लिखकर शिकमी जमीन जोतने वाले किसान का नाम लिखा जाता है। बट्टा नंबर क्या है? खाना पूरी करते समय या किसी मौजे का सर्वे करते समय भूमापकगण से किसी प्लॉट का सर्वे करना छूट गया हो तो उस स्थिति में छूटे हुए प्लॉट के नंबर को नक्शा के किनारे में लिख दिया जाता है, उसे ही बट्टा नंबर कहते हैं। माना कि किसी मौजे के कुल 900 अंक तक खेसरा नंबर है, लेकिन खेसरा नंबर 70, 75, 80 तथा 90 अगर छूट गया हो तो इसे बट्टा देकर नक्शे के कोने पर इस प्रकार लिखेंगे: 70/901, 75/902, 80/903 और 90/904। तस्दीक किसे कहते हैं? खाना पूरी में किए गए कार्यों को जो उच्च पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाता है उसे तस्दीक कहते हैं। बुझारत से आप क्या समझते हैं? खाना पूरी के कार्य की समाप्ति के पश्चात बुझारत का कार्य आरंभ होता है। बुझारत का मतलब होता है समझना, बुझना। सर्वे के समय जब खाना पूरी का कार्य किया जाता है तो सर्वे कर्मचारी किसानों को खेसरा नंबर, चौहद्दी, प्लॉट के जोत आबाद की जानकारी देते हैं। किसान अपने प्लॉट का शुद्धिकरण भी उनसे करवाते हैं। सरकार की ऐसी क्रिया को बुझारत कहते हैं। बुझारत का कार्यक्रम कम से कम 3 चरण में किया जाता है। बुझारत के दौरान ही पता चलता है कि सर्वे कार्य में कहां कहां गलतियां हुई है, उन्हें शुद्ध किया जाता है। दूसरे शब्द में सर्वे कर्मचारी किसानों के सहयोग और कागजातों के आधार पर जो नया कागजात तैयार करते हैं और उस नए कागजात में जो नाम, पता एवं अधिकार लिखते हैं, उसी बात को प्लॉट पर जाकर किसानों के बीच जानकारी देना कि किसी जमीन पर किसका नाम, पता एवं अधिकार लिखा गया है, इसी प्रक्रिया को बुझारत कहा जाता है। हल्का नंबर क्या है? पंचायत के सीरियल नंबर को हल्का नंबर कहा जाता है। जमाबंदी किसे कहते हैं? जमाबंदी एक प्रकार का एक रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर गांव के प्रत्येक किसान की संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहता है। प्रत्येक गांव की जमाबंदी अलग अलग होती है। यह रजिस्टर अंचल के कर्मचारी या ग्राम सेवक को दिया जाता है। जमींदार जब अपने जमींदारी सरकार को स्वीकृत करने जा रहे थे तब अपनी जमींदारी के माध्यम से गांव के सभी किसानों की भूमि का पूरा ब्यौरा लिखकर अपने जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया था। इन्हीं कागजात या रजिस्टर को जमाबंदी कहा जाता है। अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं? किसान के सभी जमीन के पूरे विवरण को अधिकार अभिलेख कहते हैं। अधिकार अभिलेख में निम्नलिखित बातों का वर्णन किया जाता है, जैसे जिला की चौहद्दी, क्षेत्रफल, भूमि के लगन, जमीन की किस्म के बारे में, प्लॉट के अंदर यदि कुआं, मकान, वृक्ष आदि हो तो उसका बाजार मूल्य इत्यादि का वर्णन अधिकार अभिलेख में साफ तौर पर दर्ज होता है। क्या है खेसरा फॉर्म, खतियान फॉर्म, तनाजा फॉर्म, यादाश्त फॉर्म, वंशावली फॉर्म, तेरीज तथा इंडेक्स फॉर्म? खेसरा फॉर्म। खेसरा फॉर्म में 21 खाने होते हैं। नक्शे में दिए गए नंबरों के पूर्ण जानकारी को खेसरा फॉर्म कहते हैं। खतियान फॉर्म। खेसरा के प्रत्येक नंबरों को खातेदार या जमाबंदी के अनुसार विवरण, लगन इत्यादि लिखा जाता है, उसे ही खतियान फॉर्म कहते हैं।
तनाजा फॉर्म, किसी खेत पर जब दो या दो से अधिक रैयत अपना हक जताते हैं तो इन सबों का नाम एवं विवरण तनाजा फॉर्म में लिखा जाता है। यादाश्त फॉर्म, जब किसी खेत के बारे में नया जानकारी प्राप्त होती है तो उस जानकारी को यादाश्त फॉर्म में दर्ज किया जाता है। वंशावली फॉर्म, जिस खतियान के खाते में रैयती जमीन कई पीढ़ी से चली आ रही है तो उस स्थिति में अमीन वंशावली फॉर्म तैयार करते हैं, अर्थात जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण लिखा जाता है, इससे पूरे रैयतों का पता चलता है। तेरीज, जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण जिस तालिका में लिखा जाता है उस तालिका को तेरीज कहते हैं। इंडेक्स, जिस फॉर्म पर पूरे गांव का पुराने खेसरे के नंबर का खाता नंबर लिखा जाता है उसे इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। छीट ए राजी क्या है? सर्वे में बाउंड्री करते समय अमीन इंस्पेक्टर की गलती से एक मौजे की जमीन किसी दूसरे मौजे में पैमाइश हो गई हो तो उसे छीट ए राजी कहेंगे। इस प्रकार छीट ए राजी दो मौजा में बटे खेतों की नक्शे तथा अभिलेख में दर्ज होता है। छीट ए राजी का सीमाना मोटी लाइन से दिखाया जाता है। खेसरा नंबर तथा खेसरा वही से आप क्या समझते हैं? प्लॉट में दिए गए नंबर को खेसरा नंबर कहा जाता है तथा खेसरा नंबर शुरू से अंतिम नंबर तक जिस रजिस्टर पर लिखा जाता है उसे खेसरा वही कहा जाता है। गांव की आबादी पैमाइश के बाद ही नक्शा और खेसरा तैयार किया जाता है। बंटवारा का भी खेसरा नंबर से तैयार होता है। खाता और खतियान से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक भूस्वामी की पूरी भूमि का विवरण एक जगह एकत्रित कर प्लॉट नंबर, चौहद्दी, रकबा, भूमि का प्रकार तथा कैफियत के साथ लिखित दस्तावेज को खतियान कहा जाता है और जिस दस्तावेज में अंकित रहता है उसे खाता कहा जाता है। पर्चा से आप क्या समझते हैं? खतियान की अलग अलग प्रति करके सरकार के द्वारा जो भूस्वामियों को जो कागज दी जाती है उसी को पर्चा कहा जाता है। सर्वे कार्य की समाप्ति के बाद हर किसान को एक नक्शा, एरिया स्लिप तथा खतियान की कॉपी दी जाती है जिसे पर्चा कहते हैं। एरिया स्लिप किस समय तैयार किया जाता है? खानापुरी के कार्य की समाप्ति के बाद एरिया स्लिप तैयार होता है। इसमें प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट नंबर लिखा जाता है। क्षेत्रफल एकड़, डिसमिल, बीघा, कट्ठा, धूर में लिखा जाता है। एरिया स्लिप 3 प्रति में तैयार किया जाता है। एक प्रति कार्यालय में, दूसरी प्रति जमींदार को तथा तीसरी प्रति किसान को दी जाती है। फील्ड बुक किसे कहते हैं? सरजमीन पर किए हुए कार्यों को जिस पुस्तक में अमीन लिखते हैं उसे फील्ड बुक कहते हैं। यह एक रूलदार कागज की बनी होती है ताकि उस पर लिखने में सुविधा हो और गलती होने का भय न रहे। इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि सरजमीन कार्य अच्छी तरह से लिखा जाए। प्रतिदिन फील्ड से लौटने के बाद उसका नक्शा बना लेना चाहिए और उस नक्शे पर स्याही चला देना चाहिए ताकि किया गया कार्य मिट न जाए। खाना पूरी करते समय मुख्य कागजातों का नाम लिखें। खाना पूरी करते समय निम्नलिखित कागजातों की जरूरत पड़ती है: खेसरा फॉर्म, खतियान फॉर्म, तनाजा फॉर्म, यादाश्त फॉर्म, वंशावली फॉर्म, तेरीज फॉर्म, इंडेक्स इत्यादि। खतियान कितने प्रकार के होते हैं? खतियान मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। केसरी हिंद खतियान, जिस कागजात पर केंद्र सरकार के जमीन का विवरण हो उसे केसरी हिंद खतियान कहते हैं। जिला बोर्ड खतियान, जिला के अंदर सभी जमीनों का विवरण जिस कागजात पर लिखा जाता है उसे जिला बोर्ड खतियान कहते हैं। वकास्त मालिक खतियान, जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद कुछ जमीन अस्थाई बंदोबस्ती का विवरण जिस कागजात में होता है उसे वकास्त मालिक खतियान कहते हैं।
जिरात खतियान, जमींदारों को गौशाला के लिए जो घर बनाया जाता था उसका विवरण जिस कागजात में होता है उसे जिरात खतियान कहते हैं। कायमी खतियान, जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद सरकार ने रैयतों को जमीन अस्थायी रूप से दे दिया था, उस जमीन विवरण जिस कागजात में मिलता है उसे कायमी खतियान कहते हैं। गोड़यती खतियान, जमींदार अपनी धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए चौकीदार रखते थे तथा उसे काम के बदले पैसा न देकर जमीन दे देते थे। ऐसे जमीन का विवरण जिस कागजात में मिलता है उसे गोड़यती खतियान कहते हैं। रैयती खतियान, जो जमीन किसान के जोत आबाद दखल में हो उस जमीन का विवरण जिस कागजात में होता है उसे रैयती खतियान कहते हैं। रेलवे बोर्ड खतियान, जिस कागजात पर रेलवे की जमीन का विवरण हो उसे रेलवे बोर्ड खतियान कहते हैं। गैर मजरुआ खास जमीन खतियान, वैसी जमीन जो जमींदारी के समय बंदोबस्त न हो सका था, इसका मुआवजा जमींदारों को दिया जाता था। उस जमीन को सर्वे सेटलमेंट के द्वारा राज्य सरकार के नाम दर्ज किया गया है। ऐसे जमीन का विवरण जिस कागजात में हो उसे गैर मजरुआ खास खतियान कहते हैं। गैर मजरुआ आम खतियान, जो जमीन परती रहकर समूचे गांव के काम में आती है, अर्थात जिस जमीन पर पूरे बस्ती के लोगों का सामूहिक अधिकार रहता है, ऐसे जमीन का विवरण जिस कागजात में हो उसे गैर मजरुआ आम जमीन कहते हैं, जैसे नदी, रास्ता, बांध इत्यादि। खाना पूरी के समय होने वाले कार्यों का वर्णन करें। सर्वप्रथम सर्वे कार्यालय के द्वारा ग्रामीणों को यह सूचना दी जाती है कि अमुक तिथि से खानापुरी का काम शुरू किया जाएगा। इस सूचना के बाद सभी ग्रामवासी किसान अपने अपने भूमि पर उपस्थित रहें और उनकी उपस्थिति में खानापुरी का कार्य आरंभ होना है। खानापुरी कार्य आरंभ करने से पूर्व कार्यालय से आवश्यक कागजात जैसे अभिलेख, नक्शा, सूची, फॉर्म दिए जाते हैं। यह कार्य शिविरों में संपन्न होता है। इसमें पुराने रैयतों के सभी खातों का वंशावली तैयार करना पड़ता है। इसकी जांच कानूनगो एवं सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा की जाती है एवं कार्य की समाप्ति पर नक्शा किसानों को दे दिया जाता है। गैर मजरुआ जमीन का परिभाषा दें तथा उसके कितने प्रकार होते हैं। गैर मजरुआ जमीन, गैर आबाद जमीन को गैर मजरुआ जमीन कहते हैं क्योंकि यह जमीन चाहे सरकार की हो या किसान की, इसे जोत आबाद नहीं किया जाता है, उसे गैर मजरुआ जमीन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास। गैर मजरुआ आम, वैसा जमीन जो पूरे गांव के उपयोग के लिए होता है, इस पर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, गैर मजरुआ आम जमीन कहते हैं। जैसे सड़क, मंदिर, पोखर, मुर्दा घाट, शमशान घाट इत्यादि। गैर मजरुआ खास, वैसा जमीन जो गैर आबाद होते हुए भी किसी खास व्यक्ति के कब्जे में होता है, गैर मजरुआ खास जमीन कहलाता है। जैसे खलियान, चारागाह इत्यादि। खेवट किसे कहते हैं? खेवट वह कागजात है जिसमें जमींदार के हिस्सा आना कौड़ी में लिखा जाता है, तो उस कागजात को खेवट कहा जाता है। 1948 ईस्वी में बिहार सरकार में समाहित कर लिया गया है। यह 3 प्रकार के होते हैं। लाखेराज खेवट, यह खेवट हेतु मालिक को प्रमाण के साथ साथ देना पड़ता था। यदि किसी मालिक का लाखेराज का जमीन हेतु कलेक्टर के पास लाखेराज का नकल दिखाना अनिवार्य हो जाता था। मालगुजारी और वसूली का चालान भी दिखाना पड़ता है। मालिकीय खेवट, यह खेवट भी पहले खेवट के अनुसार जाना जाता है। प्रत्येक हिस्सेदार को अलग अलग करके खेवट लिखा जाता है। अगर मालिकीय औरत हो तो वह जमीन का खेसरा नंबर, उस औरत का नाम तथा उसके पिता का नाम भी लिखा जाता है।
अगर मालिकिय नाबालिग है तो उसके कर पर दाज का नाम लिखा जाता है। रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस, डाक बंगला तथा कचहरी इत्यादि को बहादुर सरकार के नाम से लिखा जाता है। यदि डाक बंगला तथा थाना टूट गया हो तो उस मालिकिये के नाम से लिखा जाएगा। दरमियान इकदार खेवट, यह खेवट भी पहले खेवट की तरह तैयार होता है। जैसे ठेकेदार, रेहनदार आदि खेवट में मालिकिय इंदराज किया जाता है। वंशावली, यह कुर्सीनान कब बनाया जाता है? खाना पूरी का कार्य करते समय अमीन जब पुराने रैयत के खाते में 2 या 2 से अधिक रैयत अपना नया खाता खुलवाकर एक ही जमीन पर हक कायम करना चाहते हैं एवं उसे जमीन को अपने कागजात में लिखवाना चाहते हैं, तब अमीन उस जमीन का वंशावली बनाकर यह देखता है कि उक्त जमीन आपके हिस्से में है या नहीं। यदि है तो वंशावली द्वारा आपका हिस्सा के साथ साथ जमीन का खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी लिखने के लिए वंशावली बनाया जाता है। यदि एक ही गांव में एक ही रैयत का एक ही रूप में कई खाता हो तो प्रत्येक खाते में वंशावली तैयार करके उसका केवला उसी ढंग से वंशावली पर अंकित करते हैं। भू राजस्व की धारा 170 ख क्या है? भू राजस्व की धारा 170 ख के अंतर्गत निम्नलिखित धाराएं आती है। यह धारा सिर्फ खेतिहर जमीनों पर लागू होती है। इस धारा के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 से जनवरी 1984 के बीच आदिवासियों से छल कपट से बाजार भाव से कम दाम पर गैर आदिवासियों द्वारा खरीदी गई जमीन फिर से आदिवासियों को वापस दी जाएगी। जिला अधिकारी के आदेश से खरीदी या बेची गई जमीन पर यह धारा लागू नहीं होगी। आदिवासी द्वारा आदिवासियों को बेची गई जमीन पर यह धारा लागू नहीं होगी। उक्त मियाद के दौरान खरीदी या बेची गई उन जमीनों पर जिसकी सूचना 2 साल के अंदर प्रशासन या पदाधिकारी को दे दी गई है तो उसमें यह धारा लागू नहीं होगी। राजघराने के वंशज, गोड़ या मालगुजार जमींदार आदिवासियों से खरीदी गई जमीन पर यह धारा लागू नहीं होगी। यदि उक्त मियाद के भीतर खरीदी गई जमीन पर मकान बना लिए गए हो तो उसे वापस नहीं कराया जाएगा, लेकिन अधिकारी द्वारा तय की गई आज की दरों पर आदिवासियों को जमीन की कुल कीमत का भुगतान कराया जाएगा। रजिस्टर नंबर 2 क्या है? रजिस्टर नंबर 2 एक अत्यंत ही आवश्यक फॉर्म है। इसके छपे फॉर्म को एक जगह इकट्ठा करके एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसे रजिस्टर नंबर 2 कहते हैं। इस रजिस्टर के ऊपर रजिस्टर नंबर 2 लिखा जाता है। इसमें 100 या 200 पृष्ठ होता है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर नंबर इस रजिस्टर के अधिकारी लिख देते हैं ताकि कोई अन्य व्यक्ति बीच में से कोई पृष्ठ हटा न सके। अगर हटाता है तो आसानी से ज्ञात हो जाए कि अमुक पृष्ठ गायब हो गया है। इस रजिस्टर के हेडिंग में अनुसूची 14 फॉर्म नंबर 159 रजिस्टर नंबर 2 सबसे ऊपर अंकित रहता है। फिर नीचे रैयत का नाम, थाना नंबर, हल्का, अंचल, अनुमंडल एवं जिला अंकित रहता है। इसके हेडिंग में कुल 6 कॉलम बने होते हैं जिसमें कॉलम 1 में खेसरा नंबर, कॉलम 2 में खाता नंबर, कॉलम 3 में हल्का नंबर, कॉलम 4 में लगान और कॉलम 5 में संशोधित करने का अधिकार तथा कॉलम 6 में अभियुक्ति लिखा रहता है। रजिस्टर अंचल में प्रत्येक गांव के लिए एक एक रजिस्टर अलग होता है। यदि ग्राम का रकबा अधिक हो तो 2, 3 या इसमें भी अधिक रजिस्टर नंबर 2 बनाया जाता है। रजिस्टर नंबर 2 को अंग्रेजी में टेनेंस लेजर भी कहते हैं। चकबंदी किसे कहते हैं? चकबंदी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला चक और दूसरा बंदी।
चक का अर्थ होता है खेत का एक बड़ा टुकड़ा यानी बड़ा सा प्लॉट, और बंदी का अर्थ होता है बंद करना, बांधना, घेरना, यानी खेत के एक बड़े किस्से को चारों तरफ से मेड़ से घेरने को चकबंदी कहते हैं। भारतवर्ष में वे कौन कौन सा राज्य है जहां चकबंदी हो चुका है? भारतवर्ष में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश में चकबंदी का कार्य हो चुका है। चकबंदी से होने वाले लाभ एवं हानि क्या है? चकबंदी से होने वाले लाभ, चकबंदी में छोटे छोटे खेतों के स्थान पर एक जगह बड़ा चक किसान को मिल जाता है, जिससे खेती करने में सुविधा होती है, पैदावार की बढ़ोतरी होती है, किसान को फसलों की रक्षा करने में सुविधा होती है, सिंचाई एवं कटनी करने में भी अधिक सुविधा होती है। चकबंदी होने से कृषि उपज 1.25 गुना से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। चकबंदी से हानि, चकबंदी से मुख्यतः हानि यह होता है कि किसान को ध्यान नहीं देने के कारण अच्छी किस्म की जमीन के बदले सस्ती किस्म की जमीन दे दी जाती है, जिस कारण उपज घट जाती है। अतः किसान भाइयों को चकबंदी के समय सतर्क रहना चाहिए। चकबंदी करते समय सलाहकार समिति क्यों बनाई जाती है? किसी क्षेत्र में चकबंदी के समय जो चकबंदी हो रही है वहां की ग्रामीण जनता की सहायता से एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, जो चकबंदी कार्य से जुड़े सरकारी पदाधिकारी को समय समय पर आवश्यकता एवं सुझाव प्रदान करते हैं। इस सलाहकार समिति में गांव के ही ईमानदार, जानकार, प्रतिष्ठित लोग को ही इसका सदस्य बनाया जाता है, जो कि चकबंदी के कार्य में कार्यकर्ता को आवश्यक सलाह और सुझाव के अलावे हर संभव सहयोग की प्रदान करता है। इसी समिति को ही सलाहकार समिति कहा जाता है। बिहार में सबसे पहले चकबंदी कब और कहां से प्रारंभ हुई? पटना जिला अंतर्गत बिहार शरीफ अनुमंडल के एकंगर सराय ब्लॉक के गांवों में चकबंदी का कार्य आरंभ किया गया था। अब यह नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल में है। क्या हमारे राज्य में चकबंदी संभव है? बिहार राज्य की भौगोलिक रचना के दृष्टिकोण से मेरे विचार में बिहार राज्य में चकबंदी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं ऊंची तो कहीं नीची, तो कहीं कंकड़ीली तो कहीं पथरीली, तो कहीं दोमट तो कहीं बलुआई, अर्थात थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद ही यहाँ की जमीन का आकार एवं प्रकार में विभिन्नता आ जाती है, जिसके जमीन की उर्वरा शक्ति पर असर पड़ता है, जिससे किसी किसान को अधिक उपजाऊ जमीन मिल जाता है। दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि बिहार की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, उसमें कुछ आबादी सघन तो काफ़ी विरल है, इससे भी चकबंदी कार्य में असुविधा होती है, और शिक्षा भी चकबंदी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, जिस कारण किसान चकबंदी का सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी जमीन को देने को तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरे विचार से बिहार में चकबंदी संभव नहीं है। वैसे विशेष परिस्थितियों में जिस जिले की जमीन में समानता है वहां पर चकबंदी कार्य संभव है। फिरनी पथ क्या है? फिरनी पथ ग्राम के चारों ओर बनाया जाता है ताकि ग्राम के सभी ओर ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा हो। फिरनी रोड ग्राम के बाहर चारों ओर से वृत्ताकार होना चाहिए। फिरनी रोड के सीमावर्ती मेन रोड से पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, रेलवे रोड को मिला दिया जाता है ताकि ग्रामवासियों को किसी भी समय आने जाने में दिक्कत न हो पाए। फिरनी रोड ग्राम के बाहर के बीच वाली भूमि की चकबंदी नहीं की जाती है। अधिकार एवं अभिलेख का विवरण दें।
किसान के सभी जमीन के पूरे विवरण को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। इसमें निम्न बातों का वर्णन किया जाता है, जैसे जमीन की चौहद्दी, क्षेत्रफल, भूमि का लगान, जमीन का किस्म इत्यादि। अगर प्लॉट के अंदर यदि कुआं, मकान, वृक्ष है तो उसका बाजार मूल्य इत्यादि का वर्णन रहता है। इसके साथ यदि भूमि के विषय में खास शर्त हो तो उसका भी वर्णन अधिकार अभिलेख में किया जाता है। चकबंदी करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के बारे में बताएं। चकबंदी कार्य करने के लिए कुछ कर्मचारी एवं पदाधिकारी होते हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार के हैं। कर्मचारी: चैनमैन, अमीन, ड्राफ्टमैन, प्रारूपकार, पेशकार, चपरासी, आदेशपाल, सहायक, लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कानूनगो। पदाधिकारी: चकबंदी सहायक पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी एवं चकबंदी निर्देशक। चकबंदी करते समय जमीन को कितने भागों में बांटा जाता है? चकबंदी करते समय जमीन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, धनहर। धनहर भूमि पर प्रायः धान की खेती होती है। धनहर भूमि को नक्शे पर अंकित करने के लिए धनहर ब्लॉक को हरे रंग से धनहर की श्रेणी संख्या लिख दी जाती है। इस कार्य हेतु पेंसिल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, भीट। भीट जमीन पर रबी की फसल होती है। भीट भूमि को लाल रंग से घेर दिया जाता है। चकबंदी से भूमिहीनों को क्या लाभ? चकबंदी करने से भूमिहीनों को सार्वजनिक भूमि में मकान बनाने का या सार्वजनिक भूमि को व्यवहार में लाने की अनुमति दी जाती है। चकबंदी के बाद किसानों को पासबुक देने का क्या महत्व है? चकबंदी के बाद किसानों को पासबुक की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसानों की भूमि का हिसाब लिखा रहता है। किसान अपने जोत में से किसी प्रकार से भूमि का बिक्री करते हैं तो पासबुक में लिखे गए कुल जमीन में से उतनी भूमि घटाकर लिखी जाती है। जबकि किसान किसी प्रकार की भूमि किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं तो उसके पासबुक में टोटल ली गई जमीन जोड़ दी जाती है। पासबुक से यह ज्ञात होता है कि अमुक किसान के पास कितने जोत की भूमि मौजूद है। चक में केवल 2 चौहद्दी देने का क्या तात्पर्य है? सर्वे सेटलमेंट में प्रत्येक खेती की चौहद्दी चारों ओर दी जाती है, जबकि चकबंदी में प्रत्येक चक की चौहद्दी 2 ही दिशा में दी जाती है, जो कि एक उत्तर दिशा दूसरी दक्षिण दिशा में। सर्वे के समय छोटे छोटे प्लॉट रहने के कारण प्रत्येक प्लॉट के चारों ओर की चौहद्दी मिलाकर खेत को आसानी से खोजा जा सकता है, परंतु चकबंदी में बड़े आकार के प्लॉट हो जाने के कारण चक का चौहद्दी नहीं रहने पर ही किसान यह जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं कि यह चक अमुक किसान का है। इसलिए चकबंदी में चक की चौहद्दी सिर्फ उत्तर तथा दक्षिण दिशा में दी जाती है। चकबंदी संविधान नियम कहाँ से बनता है? चकबंदी संबंधित नियम बनाने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। विधानसभा में बहुमत से बनाए गए नियम की स्वीकृति विधान परिषद के द्वारा पारित होने पर ही व्यवहार में लाया जाता है। मुस्लिम संविधान क्या है? मुस्लिम संविधान के अनुसार पिता के जीवित रहते जमीन पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। पिता की मृत्यु के पश्चात ही उसकी संपत्ति का बंटवारा निम्नलिखित रूप से होता है। कुल संपत्ति का 10 आना पुत्र का होता है, 4 आना पुत्री का तथा 2 आना बेगम को दिया जाता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम चकबंदी कब और किस राज्य में प्रारंभ हुआ? भारतवर्ष में सर्वप्रथम चकबंदी 1920 ईस्वी में पंजाब राज्य में प्रारंभ हुआ।
बिहार राज्य में चकबंदी कानून कब बना? बिहार राज्य में चकबंदी कानून सन 1956 ईस्वी में तथा इसकी नियमावली अगस्त 1958 में बनी। बिहार राज्य में चकबंदी कानून 10/10/1956 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ। सन 1956 का अधिनियम संख्या 22 का पूरा नाम बिहार चकबंदी और जोतों को विखंडीकरण निवारण अधिनियम 1956 रखा गया। इसके तहत 22/8/1958 ईस्वी को नियमावली बना। इसके बनने से चकबंदी कार्य का श्री गणेश हुआ। भारत में किस राज्य में चकबंदी का कार्य संपन्न हो गया है? चकबंदी का कार्य मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में संपन्न हो चुका है। चकबंदी में अमीन तथा प्रारूपकार के कार्यों का वर्णन करें। चकबंदी में अमीन तथा प्रारूपकार के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे प्लॉट को मिलाकर एक बड़े प्लॉट का सर्वे करना, क्षेत्रफल बनाना, चक में प्लॉट नंबर भरना, हर एक चक का खतियान तैयार करना तथा भूमि से पैमाइश संबंधित कार्य अमीन करते हैं। प्लॉट का नक्शा बनाने का कार्य भी ये स्वयं करते हैं। प्रारूप का मुख्य कार्य चकबंदी सर्वे में योजनाबद्ध तरीके से ग्राम का नक्शा बनाना है। प्रारूपकार अधिसूचित क्षेत्र को स्थानीय लोगों के सहयोग से चकबंदी का प्रारूप तैयार करते हैं, जिस पर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मानचित्र पर क्षेत्रफल के अनुसार मौजे की सीमा को रेखाओं में दिखाना, जैसे नदी, तालाब, नहर, आहर, बस्ती, विद्यालय, आबाद प्लॉट, ये सब कार्य प्रारूपकार के हैं। किश्तवाड़, खानापुरी एवं नक्शों में रंग भरने का भी कार्य प्रारूपकार का होता है। सहायक चकबंदी पदाधिकारी के कौन से कार्य है? सहायक चकबंदी पदाधिकारी का प्रमुख कार्य अमीन तथा कानूनगो के कार्यों को देखना है। गलती होने की स्थिति में उन गलती को सुधार करवाना। प्रतिवेदन चकबंदी पदाधिकारी को भेजते हैं। चकों का आवश्यक जांच पड़ताल करना। आपत्तियों की स्थिति में इन्हें न्यायिक कार्य करने हेतु है। ये चकबंदी पदाधिकारी के अधीन सारे कार्य करते हैं। चकबंदी पदाधिकारी के कार्यों का वर्णन करें। चकबंदी पदाधिकारी का मुख्य कार्य सहायक चकबंदी पदाधिकारी कानूनगो अमीन के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करना एवं पूरे कार्य का विवरण चकबंदी निर्देशक को भेजना। चकबंदी कार्यालय के पूरे कार्य का प्रबंधन एवं चकबंदी का कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से तथा ग्रामीण काश्तकारों की सलाह से संपादित करना होता है। चकबंदी कार्यक्रम की सफलता का पूरा दारोमदार इन पर होती है। चकबंदी अधिनियम के तहत इन्हें भरपूर प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियां प्रदान की जाती है। चकबंदी निर्देशक के कौन कौन से कार्य हैं? चकबंदी निर्देशक का मुख्य कार्य चकबंदी कार्यों के तमाम कार्यों की कुशल एवं सफल संपादन हेतु शासकीय एवं न्यायिक कार्यों की जिम्मेदारी चकबंदी निर्देशक के ऊपर है। संपूर्ण राज्य के प्रमुख होने के कारण इन्हें राज्य भर के सभी चकबंदी पदाधिकारियों का तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना होता है। चकबंदी मामले में संबंधित वादों को एवं अपीलों का निष्पादन भी निर्देशक द्वारा किया जाता है। चकबंदी में किस प्रकार से चक का लगान निर्धारित किया जाता है? चकबंदी पदाधिकारी सलाहकार समिति के सहयोग तथा सलाह के अनुसार जोतों का प्रत्येक एकड़ के हिसाब से उचित लगान निर्धारण कर चकबंदी निर्देशक के पास स्वीकृति हेतु भेजते हैं तथा निर्देशित जांच के उपरांत अपना अंतिम आदेश पारित करते हैं। इसी के अनुसार चक के स्वामी सरकार को लगान देते हैं। चकबंदी
कार्यालय में काम आने वाली मुख्य पंजियों के नाम बतावें। चकबंदी कार्यालय में काम आने वाले पंजियां निम्नलिखित है। भूमिधारियों की अधिकृत पंजी, दर रैयत की अधिकृत भूमि का पंजी, गैर मजरूआ खास जमीन की पंजी, गैर मजरूआ आम जमीन की पंजी, सरकार या उसके विभाग की अधिकृत भूमि की पंजी, चक की पंजी, हस्तांतरण के प्रमाण पत्र की पंजी, भू मूल्यांकन की पंजी, क्षतिपूर्ति या नकदी लेन देन की पंजी, चकबंदी कार्यों की पंजी। चकबंदी पासबुक किसे कहते हैं? किसी भी मौजा में चकबंदी कार्य के संपन्न होने के पश्चात उस मौजे के प्रत्येक रैयत को चकबंदी कार्यालय द्वारा एक पासबुक दिया जाता है। इस पासबुक में किसान के खेतों, चकों का नंबर, क्षेत्रफल, खेसरा नंबर, खाता नंबर लिखा रहता है। यह पासबुक पोस्ट ऑफिस या बैंक के पासबुक की तरह होती है। इस पासबुक में भूधारी का नाम, पिता या पति का नाम, पूरा पता, किसान की भूमि संबंधित जानकारी अंकित रहता है। भू संपदा में कमी या वृद्धि की सूचनाएं समय समय पर इस पासबुक में प्रविष्ट कराया जाता है।